नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हमास और इजराइल के बीच सीज फायर को लेकर कई सारे नए खुलासे हुए हैं, वो लेकर आऊंगा। ईरान से एक बड़ी खबर है, लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि हूथी ने आज फिर एक जहाज डुबो दिया है। यह जहाज भी ग्रीक था और यह जहाज भी इजराइल की तरफ जा रहा था। आप जानते हैं कि हूथी ने यह डिक्लेयर किया हुआ है कि रेड सी होकर, लाल सागर होकर किसी भी जहाज को वो इजराइल जाने नहीं देगा। अगर कोई भी जहाज इजराइल के एलियट पोर्ट पे जा रहा है तो उस जहाज को वो बीच में ही रोकेगा, उसके लिए किसी भी तरह के हमले करेगा। कल जो हमला हुआ था जिसमें एक ग्रीक जहाज डूबा था, उसका वीडियो बाकायदा जारी किया था हूथी ने। वो वीडियो मैंने आप लोगों को दिखाया था। उसके बाद आज फिर खबर आती है कि एक और जहाज उसी तरह डुबो दिया गया। इस जहाज पर 25 लोग थे, जिनमें से 6 को बचाया गया है। कुछ लोगों के मारे जाने का कंफर्मेशन है और कुछ लोग लापता हैं। अब लापता हैं तो कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, नहीं पता। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके तुरंत बाद हूथी ने इजराइल के ऊपर मिसाइलों से हमला किया है, जिसके बारे में इजराइल के अखबारों में बिल्कुल चुप्पी है, बिल्कुल खामोशी है। हर बार आईडीएफ यह कहता था कि हमने उनको आसमान में ही गिरा दिया है, लेकिन इस बार इस पर कोई बात ही नहीं हो रही है, कहीं इसका जिक्र नहीं है। ऐसा लगता है कि ये मिसाइलें भी अपने ठिकाने तक पहुंचने में कामयाब हुई हैं। दरअसल हूथी अभी तक मिसाइलें ही फेंक रहा था, बीच बीच में मिसाइलें फेंकता था। वो बहुत ज्यादा इजराइल के ऊपर मिसाइलें भी खर्च नहीं कर रहा था। जब ईरान वार चल रहा था तो भी हूथी लगभग खामोश रहा। लेकिन जिस तरह से इजरायली जहाजों ने यमन के अंदर बमबारी की है, सना में बमबारी की है, कई सारे रिहायशी ठिकानों पर, उसके बाद ऐसा लगता है कि हूथी का कहर बढ़ गया है। रेड सी के अंदर अब जहाजों के लिए इजराइल पहुंचना बेहद मुश्किल हो गया है। इजरायली इकॉनमी जो पहले ही संकट में है, इससे और ज्यादा संकट में आ सकती है। यानी बहुत सीधी सी बात है कि बाकी सब खामोश भले हो गए, लेकिन हूथी खामोश नहीं है, वो लगातार हमले कर रहा है। उधर गजा में भी लगातार खबरें आ रही हैं इजराइल के नुकसान की। मैंने आपको बताया था कि 5 सैनिकों के मारे जाने की खबर को स्वीकार किया था इजराइल ने कि उसके 5 सैनिक मारे गए हैं, लेकिन असल में दर्जनों सैनिकों के मारे जाने की खबर आई थी। कल फिर एक सैनिक के मारे जाने की खबर आई है और एक टैंक को नुकसान करने की खबर आई है। यानी जो जंग जमीन पर चल रही है उसमें इजराइल का लगातार नुकसान हो रहा है। उधर अगर सीज फायर की बात देखें तो सीज फायर को लेकर हर तरफ से अलग अलग बयान आ रहे हैं। कुछ समझना बहुत मुश्किल काम है। एक बयान यह आता है कि सीज फायर टेम्पररी होगा और सिर्फ तभी होगा जब हमास अपने हथियार रख देगा। लेकिन यह खबर भले छपी है, इजराइल के जेरूसलम टाइम्स में बड़ी बड़ी यह खबर छपी है, लेकिन इस खबर के पीछे कुछ खास नहीं लगता, क्योंकि हथियार रखने का मामला फिलहाल समझौते में कहीं नहीं है। इजराइल कह रहा है कि 2 हफ्ते लगेंगे। अल अरबिया बता रहा है कि इजराइल का कहना है कि 2 हफ्ते कम से कम लगेंगे सीज फायर में। 1 या 2 दिन में यह सीज फायर नहीं होने वाला है। एक और बयान आया है नेतन्याहू का, जिसमें वो कहते हैं कि सीज फायर के मामले पर हम पूरी तरह से अमेरिका के साथ हैं, हम अमेरिका की बात सुन रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी भी शर्त पर समझौता कर लेंगे, हमारी अपनी शर्तें भी होंगी। कल मैंने आपको बताया था कि हमास ने भी यही कहा है कि हम अपनी शर्तों पर समझौता करेंगे। इस बीच में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात तो यह कि यूएस से यह बयान आया है, बयान नहीं खबर आई है कि यूएस ने बहुत साफ कहा है, जो निगोशिएट करने वाले लोग हैं कतर में, उनसे बहुत साफ कहा है कि इजराइल को दोबारा जंग शुरू करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसका मतलब यह है कि कल जो हम समझ रहे थे कि ट्रंप से जो बातचीत हुई है नेतन्याहू की, वो कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव बातचीत नहीं है। यह सही भी हो सकता है। यह हो सकता है कि नेतन्याहू जिस तरह से बार बार कोई ना कोई नया मुद्दा लाकर सीज फायर को टाल देता है, जंग को जारी रखता है, हो सकता है कि ट्रंप उससे थोड़ा बौखलाया हुआ हो, उसको नोबेल पीस प्राइज चाहिए और उसकी पहली शर्त तो यही है कि वो गजा में किसी भी तरह की जंग रुकवा पाए। तो ये हो सकता है कि बिल्कुल साफ साफ ट्रंप ने कहा हो कि बाकी मामले में तो हम तुम्हारे साथ हैं ही, तुमको इमदाद दे रहे हैं, भीख दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन ये जंग तुम्हें अब खत्म करनी पड़ेगी। इसीलिए आप देख रहे हैं कि कतर में बातचीत लगातार चल रही है और ऐसी खबरें आ रही हैं कि हमास भी सीज फायर के काफी करीब पहुंच गया है। अब इसमें जो लफड़ा है, जिन चीजों को लेकर रुकी हुई है, उसमें बात तो एड की जा रही है कि कितनी एड आएगी, कितनी नहीं आएगी, लेकिन सीज फायर होता है तो फिर इमदाद रोकना तो मुश्किल हो जाएगा। इमदाद वाली शर्त तो उसमें शामिल होगी ही। एक कॉरिडोर बना है, मोर्ग कॉरिडोर। यह जंग के बीच में ही मोर्ग कॉरिडोर बनाया गया, जिसका नक्शा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं।
इसके बारे में बहुत डिटेल में बात ना करें तो इतना आप समझ सकते हैं कि लगभग लगभग पूरी गाजा पट्टी को ये दो हिस्सों में बांट देता है। 300 मीटर चौड़ा ये कॉरिडोर है। ये बनवाया इसलिए गया था कि साउथ गाजा से हमास के लोग इस तरफ आकर और इजराइल में कोई हमला कर ही ना सकें, इजराइल के अंदर किसी भी तरह से घुस ही ना सकें। हालांकि जब ईरान और इजराइल में अपने देश में बैठे बैठे बिना किसी आर्मी मूवमेंट के जंग हो सकती है, तो कॉरिडोर से जंग कितनी रुकेगी वो आप जानते हैं। यह कॉरिडोर दरअसल बनाया गया है गजा के ऊपर और ज्यादा कब्जा करने का। इस कॉरिडोर में आईडीएफ के सिपाही हैं, उन्होंने अपने कैंप बनाए हैं और गजा को दो हिस्सों में बांट दिया है, यानी आधा इधर और आधा उधर। अब आप सोचिए, गजा की जहां बाउंड्री लगती है वहां तो इजराइल की सेना पहले से है, गजा के बीच में इजराइल की सेना है और गजा के आखिर में जहां इजिप्ट से उसकी बाउंड्री लगती है वहां इजिप्ट की सेना है। तो गजा को बिल्कुल कस के भर लेने के बाद भी बीचों बीच ये कॉरिडोर बनाया जिसका नाम दिया गया मार्क कॉरिडोर, और ये नेतन्याहू ने ही इसी साल 2024-25 में ही बनवाया है। अब विवाद इस बात पे है कि हमास ये कह रहा है कि मोर कॉरिडोर से आपको हर हाल में सेना हटानी पड़ेगी। इजराइल यहां से सेना हटाने को तैयार नहीं है। अगर मोर कॉरिडोर से सेना नहीं हटती है तो फिर सीज फायर का कोई मतलब रह ही नहीं जाएगा। गजा के बीचों बीच 300 मीटर की चौड़ाई वाले इस कॉरिडोर में अगर लगातार आईडीएफ के सैनिक रहेंगे तो वो कभी भी दाएं बाएं कहीं भी कैसा भी हमला कर सकते हैं। उनका व्यवहार कैसा है और शांतिपूर्ण समय में भी वो क्या व्यवहार करते हैं, जब अमन होता है, जब जंग नहीं चल रही होती है तो भी आईडीएफ के सैनिक फलस्तीनियों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, कैसा सलूक करते हैं, यह किसी को समझना हो तो वेस्ट बैंक के बारे में कायदे से समझ सकता है। वैसे वेस्ट बैंक पर मुझे एक और बात याद आई। मैं सुबह पढ़ रहा था कि महमूद अब्बास साहब जो पीए पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के लीडर हैं, क्या लीडर हैं, जिस जगह के लीडर हैं वहां का टैक्स का पैसा उनके पास नहीं जाता, जिस जगह के लीडर हैं वहां उनकी कुछ चलती नहीं, वो पूरी तरह से इजराइल के हाथ में है, एक तरह से सरेंडर किया हुआ है उन्होंने। वो अमेरिका से कह रहे हैं कि गजा पर जो कुछ बातचीत हो रही है उसमें मुझे भी शामिल किया जाए। उनको लगता है कि पीए को गजा अगर सौंप दिया जाए तो जो विदेशों के बैंकों में उनका सब फल फूल रहा है वो थोड़ा और फल फूलने लगेगा। वेस्ट बैंक के अंदर किस तरह का प्रशासन उन्होंने किया है ये सब लोग जानते हैं। किस तरह से इजराइल और अमेरिका के सामने 90 डिग्री पर वो झुके रहे हैं ये भी सब लोग जानते हैं। सारी दुनिया में वो अपने राजदूत भेज देते हैं, वो राजदूत रहते हैं, अच्छा खासा सब चलता रहता है। लेकिन फलस्तीन की आज़ादी की लड़ाई अब अब्बास साहब भूल चुके हैं और इसीलिए अब्बास साहब को गजा में कम से कम कहीं कोई सपोर्ट नहीं है, वेस्ट बैंक में भी कोई खास सपोर्ट उनको है नहीं। यासर अराफात का जो ट्रेडिशन था वो छोड़ चुके हैं पूरी तरह से और किसी तरह से गजा में भी अपना हिस्सा चाहते हैं। तो गजा में सीज फायर होगा, नहीं होगा, होगा तो कब होगा, कैसा होगा, ये अभी भी एक बड़ा सवालिया निशान बना हुआ है। मुझे नहीं लगता कि अगर मोर कॉरिडोर से सेना हटाने के लिए इजराइल तैयार नहीं होगा तो हमास किसी तरह का भी समझौता करेगा। लेकिन एक बात है कि भाई जिस तरह से लगातार गजा में लोग मारे जा रहे हैं, गजा में इस जंग से लोग परेशान हैं। अभी आज की खबर है कि 23 लोगों को मार दिया गया जिसमें 8 बच्चे थे। जिस समय सीज फायर की बात चल रही है उस समय भी बच्चों को मारा जाना बंद नहीं किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं नीयत क्या है सीज फायर के पीछे। किसी तरह से जो बचे खुचे होस्टेजेस हैं उनको वापस ले लेना चाहते हैं। इससे ज्यादा गजा की फिक्र ना अमेरिका को है और ना इजराइल को है, और अमेरिका इजराइल छोड़ दीजिए, इससे ज्यादा फिक्र कोई खास अरब मुल्कों को भी नहीं है। हालांकि अरब मुल्क ये जानते हैं, एक पत्रकार हैं सऊदी अरबिया की जो रहती यूएई में है, वो गई हुई थी इजराइल, उनकी खबर छपी है जिसमें उन्होंने बहुत साफ साफ कहा है कि जब तक फलस्तीन का मसला हल नहीं होता तब तक मिडिल ईस्ट में शांति नहीं हो सकती। लेकिन मसला फलस्तीन को हल कराने के पीछे कोई प्रेशर लगाएगा या कोई अपनी तरफ से कुछ करेगा, इसकी उम्मीद पिछले साल 1.5 साल में जब से ये जंग या फिर आप ये कहें कि जब से ये जेनोसाइड चल रहा है तब से लगातार और ज्यादा धुंधली होती गई है। जो इतिहास जानते हैं वो तो जानते हैं कि 70 साल में अरब मुल्कों ने क्या किया है फलस्तीन के लिए। इन सब के बीच एक मजेदार खबर यह है कि इस जेनोसाइड को जेनोसाइड कहने के लिए और ये जेनोसाइड करने के लिए इजराइल और अमेरिका की लानत मलामत मजम्मत करने वाली यूएन की स्पेशल जो रैपर्टर हैं फ्रेंचेस्का एल्बनीज, उनके ऊपर अमेरिका ने सैंक्शन किया है। कल रूबियो का लंबा चौड़ा ट्वीट आया कि फ्रेंचेस्का एल्बनीज को हम
सैंक्शन कर रहे हैं। सैंक्शन कर दीजिए, फ्रांचेस्का अल्बनीज़ आपके सैंक्शन से डरने वाली नहीं है। जिनको आईसीसी की तरफ से सजा होनी चाहिए, जेल मिलनी चाहिए, उनको नोबेल प्राइज मिल रहा है और उनको नोबेल प्राइज देने का रिकमेंडेशन दिया जा रहा है। लेकिन जो गजा के बच्चों की आवाज लगातार उठा रहा है, जो ये बता रहा है कि गजा के अंदर हालात किस कदर खराब हो गए हैं, यूएन की तमाम सारी रिपोर्ट्स, तमाम सारे बयानात हैं, उसको इजराइल और अमेरिका की मजम्मत करने के लिए आप सैंक्शन कर रहे हैं। आप दरअसल दुनिया को बता रहे हैं कि आप इंसानी तौर पर कितना गिर चुके हैं। ईरान के मुतालिक जो खबर आई है उस पर जाऊं, उसके पहले एक और बेहद जरूरी बात। एक ट्रायंगल बना है टर्की, अजरबैजान और इजराइल का। ये ईरान के 3 कोनों पर हैं और इन तीनों के बीच में गजब की दोस्ती है, गजब का कोऑर्डिनेशन है। जिस समय जंग चल रही थी, रेड सी को रोका हुआ था, हूथी ने अभी भी रोका हुआ है, तो तेल की सारी सप्लाई इजराइल को कहां से जा रही थी? अजरबैजान से जा रही थी। अजरबैजान बदले में हथियार ले रहा है इजराइल से और लगातार तेल की सप्लाई कर रहा है इजराइल को। यहां तक कहा गया कि ईरान के ऊपर जो हमला हुआ है उसमें अजरबैजान ने अपना स्पेस अवेलेबल कराया है। हालांकि इस बात से अजरबैजान ने इनकार कर दिया, लेकिन कहा यही जा रहा है कि उस जगह को इस्तेमाल किया गया है। यही नहीं, रशिया के खिलाफ भी अजरबैजान ने, आप ये कह सकते हैं, मुहिम छेड़ी हुई है। स्पुतनिक के कुछ पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद बहुत सारा तमाशा हुआ और बहुत साफ साफ अजरबैजान जो है अमेरिका और इजराइल की गोद में बैठने के लिए परेशान है। टर्की के जो राष्ट्रपति हैं एर्दोगान, उनसे बड़ा खिलाड़ी शायद ही दुनिया में कोई हो। बातें वो करेंगे फलस्तीन की, इजराइल के बारे में उल्टा सीधा बोलेंगे, हिटलर से भी ज्यादा खतरनाक कहेंगे नेतन्याहू को, लेकिन उनके जो तिजारती रिश्ते हैं इजराइल के साथ वो लगातार बने रहेंगे। वो लगातार इजराइल को पीछे से सपोर्ट करते रहेंगे। इजराइल और अमेरिका के साथ मिलकर सीरिया में सरकार गिराएंगे और आईएसआईएस के अल जोलानी को, जो एचटीएस से जुड़ा हुआ था, उसको सीरिया का राष्ट्रपति बना देंगे। उसके बाद ट्रंप जो हैं एचटीएस को आतंकवादी संगठन की लिस्ट से हटा देंगे। इन तीनों के बीच में एक रिश्ता बन रहा है और तीनों का कोई कॉमन दुश्मन है, तो वो है ईरान। और एक खेल चल रहा है जिसको देखकर यह लगता है कि भविष्य में ईरान के ऊपर इन तीनों जगहों से एक साथ हमला हो सकता है। दरअसल टर्की अपने पागलपन में ईरान के ऊपर हमला कर ले, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको भी पता होगा, जो यहां बैठ के हम लोगों को पता है, कि इजराइल के अंदर वहां के सबसे मशहूर अखबारों में एडिटोरियल छपते हैं कि मिडिल ईस्ट की पीस के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन है? एर्दोगान है। कई बार यह आ चुका है कि एर्दोगान सबसे बड़ा खतरा है, एर्दोगान दुश्मन है, और यह तय मानिए कि एक बार अगर ईरान निपट गया तो उसके बाद इजराइल का अगला निशाना जो होगा वो टर्की होगा। वो टर्की को कमजोर करना चाहेगा, खत्म करना चाहेगा। ठीक है, एर्दोगान साहब जो हैं वो नाटो के मेंबर हैं, टर्की नाटो का मेंबर है, ट्रंप उनको पसंद करते हैं, लेकिन जिस दिन इजराइल से दुश्मनी हो जाएगी उस दिन अमेरिका में ट्रंप रहे चाहे कोई और रहे, वो सिर्फ और सिर्फ इजराइल के साथ खड़ा होगा, टर्की के साथ खड़ा नहीं होगा। ये एक ऐसा गणित है, ऐसा समीकरण है जो शायद टर्की समझता भी है, लेकिन उसके बावजूद ईरान से अपनी जो दुश्मनी है उसके चलते इजराइल के साथ सामने से ना सही पीछे से खड़ा होता है। जो लोग उम्मा और उम्मत की बात करते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि टर्की और अजरबैजान दोनों मुस्लिम देश हैं और ईरान भी मुस्लिम देश है, जबकि इजराइल जो है वो ज़ायनिस्ट देश है। मैंने जानबूझ के यहूदी नहीं कहा क्योंकि यहूदियों में भी बहुत सारे इंसान हैं, लेकिन इजराइल के ऊपर जो कब्जा है वो ज़ायनिस्ट लोगों का है, जो इस्लाम और ईसाइयत दोनों को अपना दुश्मन मानते हैं। तो इस तरह से वर्ल्ड पॉलिटिक्स का खेल है जिसमें धर्म की बात की तो जाती है, लेकिन असल खेल शायद पैसा और पावर होता है। अब ईरान वाली खबर पर थोड़ी बात कर लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग खबर है। इजराइल के अखबारों में आज खबर छपी है कि ईरान जो है उसने अपना जो एनरिच्ड यूरेनियम था वो फार्दो और दूसरी जगहों से हटाया नहीं था, वहीं रहने दिया था। अब इसके मानी समझने की कोशिश करते हैं। अगर मान लीजिए ये सच है कि ईरान ने यूरेनियम, एनरिच्ड यूरेनियम जो है वो पहले से हटा नहीं दिया था, हालांकि खबरें यही आई थी कि पहले से हटा दिया गया है, लेकिन मान लीजिए कि इजराइल सही बोल रहा है, इजराइल के एक्सपर्ट सही बोल रहे हैं कि वहां से हटाया नहीं गया था। फिर अगर फार्दो पे हमला जो हुआ है वो अगर गहरे गया है, पेनिट्रेट किया है और वहां तक पहुंचा है, तो यूरेनियम जो है
उसका विकिरण होना चाहिए था, रेडिएशन होना चाहिए था। और ये रेडिएशन ना केवल फोर्दो के आसपास बल्कि ऊपर वाला जो नॉर्दर्न अरब का हिस्सा है उस पूरे अरब में महसूस किया जाना चाहिए था। हकीकत यह है कि कुछ भी महसूस नहीं किया गया। आपको पता है, हमने बात की थी सैयद आकिफ से जो बिल्कुल बगल के इलाके के हैं और उन्होंने कहा था किसी तरह का कोई रेडिएशन नहीं है। अब इसके मानी क्या हुए? इसके मानी ये हुए कि फार्दो के ऊपर जो हमला हुआ है उसने पेंट्रेट नहीं किया है, वो ऊपर ऊपर हमला हुआ है, जैसा ईरान का शुरू में दावा था कि कोई खास नुकसान उससे हुआ ही नहीं है, क्योंकि अगर नुकसान हुआ होता, नीचे जाता तो यूरेनियम में रेडिएशन हुआ होता। तो या तो इजराइल के ये एक्सपर्ट कोई खेल करने के लिए झूठ बोल रहे हैं, अमेरिका को फिर से उकसा रहे हैं फोर्दो के ऊपर हमला करने के लिए कि भाई पिछली बार न्यूक्लियर एनरिचमेंट नुकसान नहीं हुआ था, अब और हमला कीजिए। और या तो अमेरिका ने जो फोर्दो के ऊपर हमला किया था वो भी ईरान से हो सकता है बातचीत के बाद किया हो, और ना भी किया हो तो भी उसका कोई खास नुकसान पहुंचा नहीं था। तो इजराइल के ये खेल लगातार चलते रहेंगे, लगातार इस तरह की खबरें आती रहेंगी। लेकिन एक चीज बिल्कुल तय हो गई है कि इजराइल की जो ये हरकतें हैं उनसे हुक्मरान भले मुतमईन हो, हर जगह उनके खिलाफ गुस्सा भरना शुरू हो गया है। एक खबर मैं आपको बताता हूं जो आई है स्पेन से। स्पेन में इजराइल के कुछ लोगों ने होटल बुक कराया। उन्होंने कह दिया कि तुम हिंसा कर रहे हो, गजा के अंदर बच्चों को मार रहे हो, हम तुम्हें अपना होटल नहीं देंगे। मतलब पैसा देने के बावजूद होटल देने से उनको इनकार कर दिया गया स्पेन के अंदर। और इसके पहले इटली के नेपल्स में ऐसी ही घटना हुई थी, जहां एक होटल ने बुकिंग कराने की कोशिश कर रहे थे इजराइल के कुछ लोग, ये कह दिया ज़ायनिस्ट आर नॉट वेलकम, यानी ज़ायनिस्ट हमारे होटल में नहीं रुक सकते हैं। ये तो दो घटनाओं का मैंने जिक्र किया। इस तरह की घटनाएं पूरी दुनिया में, थाईलैंड से, जापान से, कितनी सारी जगहों से ये खबरें आई हैं कि इजराइल के लोग वहां गए हैं तो उनके सामने सीधे सवाल रखे गए हैं कि तुम कैसे गजा में बच्चों को मार रहे हो, उनके साथ मिसबिहेव हुआ है। इजराइल इन सबको एंटी सेमिटिज्म कहता है, लेकिन ये एंटी सेमिटिज्म नहीं है। ये जो कुछ वो गजा में कर रहा है वो सारी खबर दुनिया के पास पहुंचने के बाद हुआ रिएक्शन है। और इजराइल इस बात को समझना नहीं चाहेगा, लेकिन उसे समझना चाहिए कि हथियार, पैसे वगैरह वगैरह भले अमेरिका से मिल जाएं, इज्जत और मोहब्बत आवाम से मिलती है। और सारी दुनिया में अपनी इज्जत और मोहब्बत इजराइल ने पिछले कुछ महीनों में पूरी तरह से खो दी है। तो गजा में फायर का मामला मैंने आपको बताया फंसा हुआ है। ईरान से अमेरिका की बातचीत कब शुरू होगी, कैसे शुरू होगी, उसको लेकर फिलहाल कोई अपडेट नहीं है। टर्की, अजरबैजान और इजराइल का जो है वो एक ऐसा गठजोड़ बन रहा है जो गठजोड़ ईरान के लिए खतरनाक हो सकता है। ईरान इसके लिए पूरी तरह से तैयार होगा। इसके अलावा भी जो अपडेट्स आती हैं मैं लगातार अपडेट करता रहूंगा। पिछले दिनों मैंने आपसे अपील की थी अपने चैनल को ज्वाइन करने के लिए। मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि अगर मुमकिन हो तो 3 रुपए रोज से भी कम पे आप हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी सीधी मदद कर सकते हैं। और अगर यह सब नामुमकिन हो तो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को ये वीडियोस भेजकर उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए कह सकते हैं। आप हमारी ताकत बनेंगे, तभी हम पूरी हिम्मत से सच बोल सकेंगे।